एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सातोरू आया नाकानिशी से दोस्ती करने के लिए जाता है और अपने साथ में केन्या और हिरोमी को भी लेकर जाता है। लेकिन ये लोग ओसामू और काजू को इस बारे में कुछ नहीं बताते, इसीलिए वो दोनों इनका पीछा करने लगते हैं। अब सातोरू सीधे आया के पास जाकर उससे बात करने लगता है, जो कि अजीब था। लेकिन आया उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, जिस पर सातोरू कहता है कि मैंने सुना है तुम पियानो अच्छा बजा लेती हो। तो आया पूछती है कि क्या हम पियानो क्लास में मिले हैं। तो बेचारा सातोरू इस पर क्या जवाब देता, वो तो कभी पियानो क्लास गया ही नहीं था। लेकिन केन्या बात घुमा देता है उसकी बुक के बारे में पूछते हुए। केन्या स्मार्ट था और वो अपने एज से ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स रीड किया करता था, लेकिन आया तो उससे भी एक कदम आगे निकली। वो केन्या से भी हाई लेवल की बुक्स रीड किया करती थी। उसके बाद आया सातोरू को पहचान जाती है और वो कहती है, मुझे लगा ही था कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तुम वही लड़के हो ना जो अक्सर उस सामने वाली बिल्डिंग में चोरी छिपे घुसते रहते हो। और वो बिल्डिंग सातोरू का सीक्रेट हाइड आउट था, जो कोई भी बड़े आराम से देख सकता था। आया को हाइड आउट वाली बात बचकानी लगती है, जिससे केन्या को गुस्सा आ जाता है एंड सातोरू केन्या को शांत करवाने लगता है। आया और आगे कहती है कि लड़के अक्सर खाली बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उसे अपना हाइड आउट बोलने लगते हैं। क्या तुम कोई सुपर हीरो हो जो तुम्हारे पास हाइड आउट है। एंड सुपर हीरो वाली बात सुनकर तो सातोरू भी उस पर गुस्सा हो जाता है और इस बार हिरोमी उसे रोकने लगती है। लगता है। एंड दोनों की बेइज्जती करने के बाद आया वहां से जाने लगती है। दूर से ओसामू और काजू भी इनकी बातें सुन रहे थे, इसीलिए काजू अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और आया के सामने आकर कहता है, एक हाइड आउट मर्द की निशानी है। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। उसके बाद काजू आया को अपने हाइड आउट पर इनवाइट भी करता है और आया उसे पागल कहकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ये सारे लोग अपने हाइड आउट में होते हैं और हिरोमी सातोरू को याद दिलाता है कि आया के पार्क में आने का वक्त हो चुका है। तो सातोरू कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ से उस पर नजर रख सकता हूँ। अब सातोरू जैसे ही वहां से पार्क में देखने वाला था कि उनके हाइड आउट का दरवाजा खुलता है और वहां आया होती है। आया काजू के इनवाइट करने पर वहां आई थी और आया को देखकर काजू खड़ा हो जाता है और उसके पास भागकर जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले दिन हम काजू को देखते हैं, जो सबको बताकर वहां से आया से मिलने के लिए चला जाता है। अब आया और काजू दोस्त बन गए थे। एंड देन काजू वहां से चला जाता है और हिरोमी केन्या और सातोरू को शुक्रिया कहती है, क्योंकि उन दोनों ने उसके कायो और आया के लिए बहुत कुछ किया है। हिरोमी के पेरेंट्स अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, इसीलिए वो बहुत अकेली रहा करती थी। और कायो का तो हमें पता ही है कि स्कूल के बाद वो भी पार्क में अकेले ही देर रात तक वहाँ पर रहा करती थी। आया भी इन्हीं दोनों की तरह अकेली ही रहा करती थी और यही कारण था कि किलर ने इन तीनों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन इस बार सातोरू ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब ये तीनों अकेली नहीं हैं, लेकिन इन तीनों की जगह एक लड़की है जो अब अकेले अकेले रहने लगी है और वो थी मिसातो। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये वही लड़की है जो कायो की पेंसिल्स का मजाक उड़ाया करती थी। अब उसके बाद ये सारे लोग अपने हाइड आउट में होते हैं और वहीं पर केन्या उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारी छानबीन खत्म हुई। लेकिन सातोरू उसे मना करता है कि नहीं, अभी उसकी खोजबीन खत्म नहीं हुई है। उसके बाद सातोरू अपने घर में पड़ा हुआ उस किलर के बारे में ही सोच रहा था। फ्यूचर में साचिको ने किलर का पता लगा लिया था और सातोरू को ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम किलर को बहुत अच्छे से जानती थी। जैसे इंसान की एक आदत छूटने पर उसे दूसरी किसी चीज़ की आदत लग जाती है, वैसे ही उस किलर के पुराने शिकार छूट जाने पर वो दूसरे किसी नए शिकार की तलाश ज़रूर करेगा और अब सातोरू को बस उसी का पता लगाना है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सातोरू भी हिरोमी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वहीं पर हिरोमी सातोरू को मिसातो के बारे में बताता है कि सातोरू ने जिस दिन उस पर पूरे क्लास में बहुत जोर से चिल्लाया था, उस दिन के बाद से मिसातो बड़ी अकेली सी रहने लगी है। इस बात से सातोरू को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उसके साथ मंडे को बात करने के बारे में सोचता है। उसके बाद फिर मंडे का दिन आ जाता है और सातोरू क्लास में उससे बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता है। उसके बाद जब वो नीचे आकर मिसातो को खोजता है तो वो देखता है कि मिसातो बस में बैठकर कहीं जा रही थी
उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो हमाडा को चीयर करने के लिए गई है। अब सातोरू भी उसके पास जाने का फैसला करता है। उसके दोस्त भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन सातोरू उन्हें मना कर देता है कि नहीं, इस बार वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगा, और सारे लोगों को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सातोरू स्टेडियम पहुंच जाता है जहां पर आज हमाडा का मैच था, और वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिसातो वहां भी अकेले ही बैठी थी। सातोरू उस पर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किलर का अगला शिकार मिसातो ही है। उसके बाद मिसातो वॉशरूम जाती है और वहां भी सातोरू उसे देख रहा था, मतलब कि बाहर से वॉशरूम पर नजर रखे हुए था। बहुत देर हो जाती है लेकिन मिसातो बाहर नहीं आती है, तो सातोरू को टेंशन होने लगता है और वो अंदर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहीं पर उसका टीचर आ जाता है जो कैंडी खाने के लिए वहां आया था। टीचर सातोरू को वहां देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सातोरू यहाँ क्या कर रहा है। भाई लेडीज टॉयलेट था तो टीचर को तो शक हो गई ना कि सातोरू वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन सातोरू टीचर को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मिसातो से बात करना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। तो टीचर सातोरू को बताता है कि वो तो गई। ये सुनकर सातोरू हैरान हो जाता है कि वो मैच देखे बिना ही क्यों चली गई। उसके बाद उसे यूकी की गाड़ी भी वहीं से जाती हुई दिखती है, जिसे देखकर सातोरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने टीचर से उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है, और यही सातोरू की बहुत बड़ी गलती थी, और ऐसा क्यों वो आपको बस कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा। सातोरू टीचर को गाड़ी में बताता है कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, कौन बनेगा जासूस। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में एक किलर घूम रहा है और वो अकेली लड़कियों का अपहरण करके उनका मर्डर कर देता है, इसीलिए हम अकेली लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं, इससे अपहरण के चांस कम हो जाते हैं। ये सुनकर टीचर बड़ा हैरान होता है और वो सातोरू को सीट बेल्ट पहन लेने के लिए कहता है, लेकिन सीट बेल्ट थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन फिर भी टीचर उसे लगा देता है। टीचर सातोरू से कहता है, तो तुम किसी को पकड़ना चाहते हो और तुम्हें उस लड़की की जान भी बचानी है, इसीलिए तुम उस लड़की से दोस्ती करना चाहते हो। इस पर सातोरू कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो बस कुछ अधूरी चीजें पूरी करना चाहता हूँ और इसी को तो जीना कहते हैं। ये लाइन सुनकर टीचर चौंक जाता है क्योंकि ये लाइन टीचर की ही थी। आज से 18 साल पहले ये बात टीचर सातोरू से कहने वाला था। फिर टीचर भी कहता है कि इस मामले में हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है, मैं भी इस लाइन को फॉलो करता हूँ और हर साल ग्रेजुएशन के टाइम ये लाइन जरूर बोलता हूँ। अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा सातोरू, जिससे हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन अच्छे और बुरे काम में कोई फर्क नहीं होता, उनका मकसद तो काम करने वाले की इच्छाओं को पूरा करना होता है। उसके बाद टीचर अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिससे सातोरू को थोड़ा सा डर भी लगता है, इसीलिए वो उन्हें कैंडी के लिए पूछता है, लेकिन इस बार कार में कैंडी थी ही नहीं, क्योंकि ये कार भी टीचर की नहीं थी। इस बात से सातोरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और टीचर बहुत स्कैरी स्माइल देता है। उसके बाद भी टीचर बहुत सी अजीब अजीब बातें करता है, लेकिन सातोरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से टीचर को क्या हुआ है। उसके बाद टीचर सातोरू से कहता है, तुमने कुछ देर पहले मुझसे एक झूठ कहा था कि तुम किसी किडनैपर को ढूंढने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वो किडनैपर सच में है और तुम उसे पकड़ना चाहते हो। पहले मैंने तुम्हारी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया था, या फिर यूं कहूँ तो मानना ही नहीं चाहता था कि कोई मेरी हरकत पर इतनी बारीकी से नजर रख रहा है। ये लाइन सुनकर सातोरू अब सब समझ जाता है कि आखिर टीचर इतने देर से क्या कह रहा था। उसके बाद वो टीचर गाड़ी को किसी और ही तरफ मोड़ लेता है और सातोरू को बताता है कि उस गाड़ी में जिसका हम पीछा कर रहे हैं उसमें मिसातो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी भी स्टेडियम में ही है। अब और सस्पेंस बनाकर कुछ नहीं मिलने वाला, एंड आई थिंक सो कि आपको भी अभी तक समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा जो किलर है ना, जिसके बारे में हम एपिसोड 1 से सुनते आ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वो टीचर ही है, यानी कि गाकू याशिरो। अगर आप ये सीरीज पहली बार देख रहे हो तो आपको पूरा 440 वोल्ट का झटका लगा होगा, क्योंकि ये बात कोई सोच ही नहीं सकता था कि टीचर ही वो किलर होने वाला है। याशिरो खुद सातोरू को बताता भी है कि जिस दिन इसने सातोरू और उसकी माँ को लिफ्ट दिया था, उसी दिन वो आया नाकानिशी को किडनैप करने जा रहा था, लेकिन सातोरू की वजह से उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। याशिरो भी समझ गया था कि कोई तो है जो उसका प्लान पहले से ही जानता है, इसीलिए वो भी उसे पकड़ना चाहता था। इसीलिए उसने एक जाल बिछाया और उस जाल में सातोरू फंस गया और पकड़ा गया।
अब सातोरू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके टीचर ही किलर हैं, काहे कि सातोरू उनकी बहुत इज्जत करता था इसीलिए। लेकिन अब सातोरू पछताने लगता है कि सब कुछ उसके सामने ही था। सातोरू को हिंट्स भी मिले थे लेकिन सातोरू ने उन्हें नकार दिया था क्योंकि उसे टीचर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया था कि वो किलर जिसे सातोरू इतने दिनों से खोज रहा था वो याशिरो ही था और वो अभी उसके सामने बैठा था, लेकिन सातोरू कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद याशिरो सातोरू को एक लेक के पास लेकर आता है और सातोरू समझ जाता है कि अब याशिरो उसे गाड़ी के साथ लेक में डुबा देगा। गाड़ी किराए की थी और बहुत पुरानी थी तो कोई उसे खोजेगा भी नहीं। ये मालूम चलने पर सातोरू सीट बेल्ट खोलने लगता है, लेकिन वो तो खराब था इसीलिए सीट बेल्ट खुलने वाला तो था नहीं। उसके बाद याशिरो सातोरू से कहता है, मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने मेरा सारा प्लान एक एक करके फेल कर दिया, इसके बावजूद कि तुम एक छोटे से बच्चे हो। शायद तुम्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले से ही पता होगा। उसके बाद याशिरो सातोरू को मारने का कारण बताता है कि वो सातोरू को इसीलिए नहीं मारना चाहता कि सातोरू ने उसके सारे प्लान फेल करके उसे पकड़ लिया। याशिरो सातोरू को अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मारना चाहता था। सातोरू ने तो सबको बचाकर अपनी इच्छा पूरी कर ली थी, अब याशिरो की बारी थी कि वो सातोरू को मारकर अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करे। उसके बाद सातोरू चिल्लाने लगता है कि वो याशिरो को बर्बाद किए बिना नहीं मरने वाला है और याशिरो गाड़ी को धकेल देता है। सातोरू डूबते हुए चिल्लाकर आखिरी लाइन कहता है कि उसे भविष्य में क्या होने वाला है वो सब कुछ पता है। ये सुनकर याशिरो भी एक पल के लिए रुकता है और हम देखते हैं कि सातोरू पूरी तरह से डूब जाता है। फिर लास्ट में हमें सातोरू की लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट में आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि सातोरू इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसके बिना ये सीरीज आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो बस यही था एपिसोड 10 के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एपिसोड 11 में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।